अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल उर्दू वॉइस कहानी को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मेरा देवर अंधा था, लेकिन था बहुत खूबसूरत। मैं उससे मोहब्बत से पेश आती, उसके सारे काम मैं खुद ही करती और अक्सर तो मैं खुद उसे नहला भी देती। वो भी मेरे साथ काफ़ी खुश रहता। अक्सर काम करते वक्त मैं उसके सामने बिना कपड़ों के भी चली जाती, क्योंकि उसे तो दिखता ही नहीं था। लेकिन एक रात जब मैं खाना देने उसके कमरे में गई तो उसने मुझे मस्जिद पास बुलाया। फिर पूरी रात मेरे तो होश उड़ गए जब उसने मेरा नाम रेहाना है। मैं बहुत हसीन लड़की थी। मेरी शादी जहाँ हुई वहाँ मेरे शोहर और देवर के अलावा कोई नहीं रहता था। मेरी शादी गांव में हुई थी। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और शहर में ही शादी करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरी शादी अमीर लड़के से हो। मेरे वालिदैन ने मुझे बताया कि वो लड़का शहर में नौकरी ज़रूर करता है, लेकिन रहता अपने घर पर है। वो सुबह नौकरी करने के लिए जाता है और शाम को काम से उधर आ जाता है। मतलब कि अगर मेरी शादी इस लड़के से हो जाती तो मुझे जब भी अपने मायके आना होता तो मैं उसके साथ आ जाती और रात को अपने घर को चली जाती। मुझे अपने वालिदैन से ज़्यादा दूर नहीं रहना पड़ता। लड़का देखने में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था। फैमिली मेम्बर्स भी बहुत कम थे। सुना था कि गांव में इसका बहुत बड़ा मकान है और सिर्फ एक भाई है जो इससे उम्र में बड़ा है, जिनको आंखों से नज़र नहीं आता। वो बेचारे हैं। वो सिर्फ इसीलिए शादी कर रहा है कि उसके भाई की खिदमत करने के लिए घर में भाभी आ जाए। जिस लड़के के साथ मेरी शादी होने वाली थी वो घर का इकलौता मालिक था। घर में सिर्फ 2 लोग ही रहते थे। सुना था कि काफ़ी सालों से इन लोगों ने एक मुस्तकिल नौकरानी रखी हुई है। दोनों पुरानी 4 महीने पहले छोड़कर जा चुकी हैं और तब से ही इन दोनों को घर में काम में परेशानी होने लगी है। भला वो कब तक नौकरानी के सहारे ज़िंदगी गुजार सकते थे? एक ना एक दिन तो उनकी शादी करनी ही थी। उनके भाई की आंखों की रोशनी लगभग 3 साल पहले ही गई थी, लेकिन उन्हें अपनी बीमारी के बारे में वक्त पर पता नहीं चल सका था। धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह जा चुकी थी और इनको दिखाई देना भी बंद हो चुका था। ये रिश्ता अच्छा था, मेरे लिए इनकार की भी कोई वजह नहीं थी। इसीलिए मेरी शादी बड़ी ही सादा तरीके से हो गई। मैं अपने शोहर के साथ रुखसत होकर अपने ससुराल चली आई। शादी के दिन गांव की सारी औरतों ने मेरा बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। मुझे अपने ससुराल के गांव की शादी बहुत अच्छी लगी और यहाँ की रस्म और रिवाज भी मुझे बहुत पसंद आए थे। यहाँ आने के बाद मैंने अपने देवर जी को सलाम किया और इसी तरह करते करते काफ़ी दिन गुजर गए। मैं अपने देवर के सारे काम करती थी, इसके कपड़े भी बदलती, पास बैठकर इसकी सारी बातें सुनती। वो भाभी भाभी कहकर मेरे करीब आ जाते। मेरे देवर बहुत अच्छे थे, उनकी आदत भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं जब भी घर का काम करती मेरी नज़र अपने देवर पर जाती। वो ऐसा लग रहा होता कि जैसे मुझे घूर रहे हैं, लेकिन वो मुझे कैसे देख सकते थे? उनकी तो आंखों की रोशनी ही नहीं थी। वो मुझे देखकर अक्सर मुस्कुराते रहते। कभी कभी मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती कि वो मुझे क्यों देख रही हैं, और हर बार मैं भूल जाती कि मेरे देवर अंधे आदमी हैं। वो अपनी आंखों से कुछ नहीं देख सकते। रोज़ हमारे घर पर अलग अलग तरीके की औरतें आती और थोड़ी देर मुझसे बातें करने के बाद चली जाती। मेरे देवर का कहना था कि हमारे गांव के लोग बहुत प्यार और मोहब्बत करने वाले हैं। हमारे गांव में जब कोई नई नवेली दुल्हन आती तो यहाँ की औरतें उससे पहली रात की बातें करने लग जाती। मेरे देवर अपने कमरे से बाहर निकलकर नहीं आते थे। मैं कभी कभी देवर को देखकर अपने दिल में शर्मा जाती, क्योंकि वो मेरे दिल से देवर बड़े भाई की तरह ही होते हैं। मुझे तो बस ऐसा लगता था कि जैसे मेरे देवर सबके सामने मुझे घूरते रहते हैं। कभी कभी तो मेरे माथे पर बल डल जाते और मैं उनको घूरने लगती। मैं तो पागल हो चुकी थी। अरे ये बात तो भूल जाती कि देवर अंधे हैं, क्योंकि हमारे घर में कभी कोई ऐसा था ही नहीं, इसीलिए मुझे ऐसे लोगों की आदत नहीं थी। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था। मैं अपने अंधे देवर के साथ रह रही थी। मेरे शोहर रूटीन के मुताबिक सुबह के टाइम अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाते और सारा दिन मैं और मेरे देवर घर पर अकेले होते। मेरे शोहर ने मुझे शादी की पहली रात ही समझा दिया था कि तुम्हें मेरे भाई का बहुत ख्याल रखना है। काफ़ी सालों से हमारे घर पर नौकरानी रह रही थी और वो भाई का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि सुबह के टाइम पर मुझे जॉब पर जाना होता था। जब भाई की आंखों की रोशनी थी तो वो भी काम पर जाते थे, लेकिन जब से उनकी आंखों की रोशनी गई थी उन्होंने घर पर ही रहना शुरू कर दिया था। कुछ महीने तक नौकरानी ने साथ दिया, इसके बाद वो नौकरी छोड़कर चली गई। तभी से हमारे घर पर ज़्यादा परेशानी बन गई थी। पड़ोस वाली आंटी आकर मेरे भाई के लिए खाना बना दिया करती, लेकिन फिर हम इस तरह कब तक किसी की मदद ले सकते थे? शादी की पहली रात मेरे शोहर ने मेरी बहुत तारीफ़ की। अपनी तारीफ़ सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी और आपका हमेशा साथ दूंगी। उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। सुबह सुबह जब मैं सोकर उठी सबसे पहले अपने देवर के लिए नाश्ता बनाया। 1-2 दिन तो मेरे शोहर बाजार से ही नाश्ता ले आए
उन्होंने कहा था कि अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो, कुछ दिन तो आराम कर लो, इसके बाद तुम्हें ही घर को संभालना है और घर के कामों को संभालना है। लेकिन तब मैंने घर का काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस घर में कोई औरत नहीं थी। भला मेरे शौहर भी कब तक इस तरह बाजार से खाना लेकर आते। मेरे देवर ने भी कहा कि भाभी आप आराम करो, लेकिन मैंने कहा कि जी मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो सिर्फ आराम करती है। मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहती हूँ और घरदारी को अपने कंधों पर चलाना चाहती हूँ। ये घर तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर मेरे देवर और शौहर दोनों खुश हो गए। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी ही लड़की की तलाश थी। मेरे शौहर कहने लगे कि तुम खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत समझदार भी हो। मैंने नाश्ते के मेज़ पर नाश्ता लगा दिया। मेरे देवर भी नाश्ता करने के लिए मेरे सामने ही बैठ गए। मैं उनके सामने बैठ गई। फिर मैंने उन्हें अपने हाथ से नाश्ता डाल कर दिया। मेरे शौहर ने अपने हाथ से उन्हें नाश्ता करवाया। मेरे शौहर मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरे शौहर जब घर पर आते तो भाई को अपने हाथों से ही खाना खिलाते। उन्होंने मुझे कहा कि अगली बार मेरी ये जिम्मेदारी तुम निभाओगी। मैंने शौहर से खुश होते हुए कहा कि जी क्यों नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे देवर अब भी मेरे सामने बैठकर मुझे घूर रहे थे। मुझे देवर का नाश्ता जब खत्म हो गया तो शौहर उनके साथ बात करते उठ गए और मेरे पास बैठ गए। मेरे शौहर राशिद मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। राशिद के जाने के बाद जब मैं घर का काम करती तो अपने सर पर दुपट्टा भी नहीं डालती थी। यही सोचती कि घर में कोई नहीं है। देवर है तो सही लेकिन उसे दिखता नहीं है, इसीलिए मैं घर में रहते हुए किसी भी हुलिये में काम करती रहती और अपने देवर के सामने किसी भी हालत में चली जाती। मेरे देवर बहुत ही अच्छी आदत के मालिक थे। कभी मुझे बहुत अफसोस होता कि इतने अच्छे इंसान की आंखों की रोशनी कैसे जा सकती है। वो बेचारे इकलौते भाई की शादी और इसकी बीवी को भी नहीं देख सके। मेरे देवर के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। एक बार राशिद ने मुझे बताया कि मेरे भाई बहुत ईमानदार इंसान हैं। गांव में कोई भी इन्हें बुरा भला नहीं कहता। वो हमेशा लोगों का फायदा करते आए हैं। मैंने राशिद से कहा कि क्या आपने अपने भाई का इलाज नहीं करवाया। राशिद कहने लगे कि इन दिनों शहर में मेरी बहुत अहम मीटिंग थी, इसीलिए मैं कुछ हफ्तों के लिए वहां पर रुका हुआ था। भाई ने मुझे अपनी परेशानी के बारे में कुछ बताया भी नहीं और इस तरह धीरे धीरे इनकी आंखों की रोशनी चली गई। जब मैं बहुत दिनों के बाद वापस आया तो मुझे ये बात पता चली। मैंने बाद में बहुत कहा कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ कि आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, हो सकता है। लेकिन हर बार उन्होंने मना कर दिया। कहते थे कि यार मेरी उम्र हो गई है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ देख लिया है, अब तुम्हारी ज़िंदगी जीने का वक्त है। तुम शादी करो, अपनी ज़िंदगी जियो, मेरा क्या है, एक ना एक दिन दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। बूढ़ा हो चुका हूँ, धीरे धीरे जिस्म में बीमारियां हो जाएंगी और एक दिन मेरे साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं देख नहीं सकता, सुन तो सकता हूँ ना, तुम सबको महसूस कर सकता हूँ। मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तो अपने जीते जी चाहता हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। बस यही कहकर भाई ने बात खत्म कर दी। वो अभी तक एक बार भी मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं गए थे। मैंने कहा कि आप ज़बरदस्ती डॉक्टर को देवर से मिलवा देते। राशिद ने मुझे बताया कि तुम्हें नहीं पता, भाई बहुत ज़िद्दी हैं, इनके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। शायद उन्हें अपनी ज़िंदगी में इसी तरह खुशी मिलती है। शौहर ने कहा कि वो मेरे आने से पहले उनके सारे काम करते थे, लेकिन अब काम करने की सारी जिम्मेदारी मेरी हो गई है। मैं अपने देवर को अपना भाई समझकर उनके सारे काम किया करती। मैंने राशिद को यकीन दिलाया कि आपको मेरे होते हुए कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। एक दिन मेरे देवर कहने लगे कि भाभी, मेरे नसीब में यही लिखा था, मैं घर की बहू को अपनी आंखों से नहीं देख सकता। मैंने कहा कि देवर जी कोई बात नहीं, अब इसमें भी मेरी मौजूदगी को एहसास है, आप मेरी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। शादी के 2 दिन गुजरने के बाद जब मेरे होश उड़े, राशिद को कुछ दिन के लिए शहर में रुकना पड़ा। मैंने भी उन्हें कहा कि मुझे कुछ दिन मेरे मैके छोड़ दो, लेकिन राशिद ने कहा कि घर में मेरे भाई मौजूद हैं, इनका ख्याल कौन रखेगा। मेरे शौहर तो जा चुके थे, पर मुझे कह गए थे कि मेरे भाई का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा और इन्हें अपने हाथ से खाना तुम खिलाओगी और इनके कपड़े भी चेंज करोगी। खाने की बात तो ठीक थी, लेकिन कपड़े? राशिद की ये बात सुनकर मेरा तो दिमाग घूम कर रह गया। मैंने राशिद से कहा कि मुझे कपड़े तब्दील करने वाली बात ठीक नहीं लग रही, मैं कैसे उनके कपड़े चेंज कर सकती हूँ। राशिद ने कहा कि तुम्हें पता तो है भाई अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मान लो अगर तुम्हारे मैके में तुम्हारे भाई के साथ ऐसा होता और इनके आगे पीछे इनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ तुम होती, तो तुम अपने भाई को अपने हाथों से कुछ ना पहनाती। मैं परेशान हो गई और ये सोच रही थी कि मैं ये काम करूं या नहीं। भला देवर कैसे? तो मैं, मेरे बड़े भाई थे, कोई छोटा बच्चा होता तो ये काम अपने शौहर से कहे बिना ही कर देती, लेकिन अपने देवर का ये काम करने के बारे में मुझे शर्म आ रही थी। मेरे शौहर के जाने के बाद मेरे देवर ने मुझे आवाज़ लगाई। वो भाभी भाभी कहकर मुझे पुकार रहे थे। मैं भागी भागी अपने देवर के कमरे में गई तो मैंने देखा कि मेरे देवर धोती और बनियान पहने खड़े थे।
उन्होंने मुझे पूछा कि भाभी राशिद जा चुका है। मैंने कहा नहीं, अभी आधा घंटा पहले निकले हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ज़रा शर्ट उठा दो ना जाने कहाँ पर पड़ी हुई है। सारा बेड चेक कर लिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मेरी शर्ट कहाँ है। देवर की शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने वो शर्ट उनके हाथ में दे दी। उन्होंने जैसे तैसे अपनी शर्ट को पहन लिया, लेकिन बटन वो उल्टे सीधे लगा रहे थे। मैंने देवर की शर्ट का बटन लगाया तो देवर मुस्कुरा रहे थे। अचानक उनका हाथ मेरे पीछे लग गया। मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि उनका हाथ कहाँ लगा है। मैंने उनको शर्ट पहना दी। देवर ने कहा कि भाभी मेरे बाल बना दो। मैंने कंघे से देवर के बाल भी बना दिए। देवर कहने लगा कि भाभी ज़रा मुझे अपना हाथ दो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो वो कहने लगा दो तो ज़रा। मैंने डरते डरते उन्हें अपने हाथ पकड़ा दिए। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और देखने लगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। तुम्हारी जगह अगर कोई और औरत होती तो शायद कभी ना संभाल पाती। उन्होंने मेरे हाथों को बड़ी मजबूती से जकड़ लिया था। मैंने उनसे अपने हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि भाभी यहीं पर रहो, इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ, इसीलिए अपना हाथ पकड़ना चाहता हूँ। ये कि भाभी कैसी होती है, कोई तुम पर बोझ तो नहीं हूँ। मैंने कहा कि आप किसी पर भी बोझ नहीं हो, पर मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपकी बेटी और बहन की तरह हूँ, आप मुझे अपनी बेटी ही समझो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि तुम बहुत अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। लेकिन अभी भी उन्होंने मेरा हाथ बड़ी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। मैंने उनसे कहा कि मेरा हाथ तो छोड़ दीजिए, मुझे किचन में जाकर खाना बनाना है। मेरे देवर ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं फ़ौरन ही किचन में चली आई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे देवर की आदतें कुछ अजीब सी होने लगी। 3 महीने गुजर गए थे, शौहर वापस नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि जब ऑफिस में काम का सीज़न आता है तो उन्हें इसी तरह दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और वहीं पर दिन रात गुजारने पड़ते हैं। और इधर मेरे देवर मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्री होने लगे थे। अब तो मुझे आवाज़ लगाकर कहते कि मुझे शर्ट पहना दो। शर्ट के बटन मुझसे ठीक बंद नहीं होते, तो कभी कहते कि मेरे सर पर मालिश कर दो और मेरी टांगें दबा दो, और कभी मुझसे अपने सर पर तेल लगवाते। छोटे मोटे काम तो वो खुद कर सकते थे। शादी से पहले मुझे लगा था कि मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे शौहर और मेरे देवर हैं, तो मुझे घर में कोई काम ही नहीं करना होगा। लेकिन मैं तो अपने देवर की वजह से परेशान हो गई थी। सारा दिन मुझे आराम करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि देवर बहाने बहाने से मुझे आवाज़ लगाकर अपने काम निकलवाते रहते थे। मैं मौका देखकर आराम करने के लिए अपने कमरे में गई ही थी कि तब अचानक देवर के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं दौड़ती हुई उनके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो अपने हाथ में मोबाइल पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। जब मैं अंदर गई तो पूछा खैरियत है, तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे कि तौबा, भाभी मेरे पास आकर बैठो, देखो मोबाइल पर इतने अच्छे जोक्स आ रहे हैं। मैं कभी कभी देवर को मोबाइल पर जोक्स लगा दिया करती थी, जिन्हें सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसते रहते। मैंने उनसे कहा कि आप सुन रहे हैं, आप भी सुनते रहो, मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ। देवर ने कहा भाभी आराम तो होता ही रहेगा, यहाँ मेरे साथ बेड पर लेट जाओ, आराम भी करते रहना और जोक्स भी सुनते रहना। देवर की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। तो वो मुझे अपने बिस्तर पर लेटने को कह रहे थे। मैं उनके बिस्तर पर जाकर बैठ गई। मुझे कहा कि मैं सारा दिन घर पर काम करती हूँ, अभी 5 मिनट आराम करने के लिए बाद मुझे किचन में जाकर खाना भी बनाना है, मैं फ्री नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे कि मेरे पास बैठकर जोक सुनोगी तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और तुम एक्टिव भी रहा करोगी। काम का क्या है, काम छोड़ दो, काम तो सारी ज़िंदगी करने हैं। मैं देवर के बिस्तर पर जाकर बैठ गई। मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, अब मुझे बताइए कि अगर आपको भूख लगी है तो आप क्या खाओगे। वो हंसकर कहने लगे कि तुम मेरे करीब बैठ जाना, मेरे लिए यही बहुत है। और फिर मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा खबरदार, जो आपने मुझे आवाज़ लगाकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। देवर अभी भी हंस रहे थे। मैं फ़ौरन अपने कमरे में चली गई और जाकर लेट गई, और थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं किचन में चली गई। किचन में जाने के बाद मैंने खाना बनाया, और जब मैं बाहर निकली तो फिर मैंने सिवाय और कुछ नहीं सोचा। इस टाइम एक बार फिर से देवर के कमरे की सफाई कर देती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था, और मैं वैसे ही ज़्यादातर घर में दुपट्टा नहीं पहनती थी। देवर अपने कमरे में ही चेयर पर बैठे हुए थे। मैं उनके कमरे का झाड़ू लगा रही थी। वो बहुत खामोश बैठे हुए थे और मैं अपने काम में मसरूफ़ थी। अगले ही पल जैसे मैं पलटी तो ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे देवर मेरे पीछे ही थे। मैं उन्हें देखकर घबरा गई। मैंने कहा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? उन्होंने कहा कि नहीं भाभी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस ये मैं महसूस कर रहा था कि कमरे के अंदर तुम ही हो या कोई और है।
आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भला इस घर में मेरे और आपके अलावा कोई और भी रहता है क्या? उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं। ये कहकर वो अपने बिस्तर पर बैठ गए थे। उनकी आंखों को देखकर मुझे डर लग रहा था कि जैसे उनकी नज़र मुझ पर है। मुझे शर्म भी आ रही थी क्योंकि मैंने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था। मैं अपने देवर को अपने हाथ से ही खाना खिलाती थी। रात के टाइम पर मैं उनको खाना खिलाने के लिए उनके कमरे में चली गई और उन्हें अपने हाथ से खाना खिला रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरे देवर मेरे हाथ से खाना खाते हुए बहुत ज़्यादा खुश थे और अक्सर वो मेरे हाथ मजबूती से पकड़ लेते और बस मेरी तारीफ करते रहते। कहते थे कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना बहुत मज़ेदार होता है। मुझे लगता है कि तुम भी इतनी ही ज़्यादा खूबसूरत होगी। तभी मुझे अपने देवर की बातें बहुत अजीब लगने लगी थी। मुझे अपने देवर से उलझन होने लगी थी। वो किसी न किसी बहाने से मेरे जिस्म पर हाथ मार देते और मुझे टच करने की कोशिश में लगे रहते। मैं समझना चाह रही थी कि वो क्या करना चाहते हैं। मैं अपने देवर की वजह से बहुत परेशान थी और इतनी ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। अपने शोहर को उनकी आदतों के बारे में इस तरह बताते मुझे यकीन था कि वो देख नहीं सकते। वो यही सब सोच रही थी। रात 8 बजे तक अपने कमरे में जाकर सो गई। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला ही रहता था। मैं बहुत गहरी नींद सो रही थी। अचानक घबरा कर उठ खड़ी हुई क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पैरों पर गुदगुदी कर रहा हो। जैसे ही मैंने अपने पैरों की तरफ देखा तो ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरे देवर ही हैं। मैंने जल्दी से अपने ऊपर कपड़ा डाल लिया और देवर से कहा कि बताइए आपका कोई काम है। मेरे देवर ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि मैं कोई अंधा नहीं हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। और ये सुनकर मैं और ज़्यादा हैरान हो गई कि वो आकर क्या कह रही हैं। लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझे डर लगने लगा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा कि आप ये सब क्या कह रहे हैं? मुझे देवर कहने लगा कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ। मेरे देवर ने जल्दी से मुझे आकर मजबूती से दबोच लिया। मैं खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन वो मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। मैं चिल्लाने की भी कोशिश कर रही थी। उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और इसके बाद जो हुआ वो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। मुझे अपने देवर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने झूठ बोला था कि वो अंधे हैं और इस बात का फ़ायदा उन्होंने मुझसे उठाया था। उन्होंने मेरी इज्जत को तार तार करके रख दिया। मैंने उनसे कहा कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं आपकी सारी सच्चाई राशिद के सामने खोल कर रखूंगी। मेरे देवर कहने लगे कि मेरा भाई कभी तुम्हारी बात पर यकीन ही नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि मैं अंधा हूँ। वह तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा बल्कि तुम्हें ही इस घर से निकाल देगा और तुम उसकी इस तरह इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करोगी तो वो तुम पर बहुत गुस्सा करेगा। अपने देवर की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। वो बिल्कुल सही कह रहे थे। राशिद कभी भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन मेरे देवर ने जो मेरे साथ किया था वो मेरे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ था। मैं बिल्कुल लाचार हो गई थी और ज़मीन पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरे देवर कहने लगे कि मेरी नज़र तुम पर पहले दिन से ही है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मैंने उनसे कहा कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत मेहनत मजदूरी करके अपने भाई को पाल रहा था लेकिन जब से वो शहर गया था उसने मुझ पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। फिर मैंने प्लान बनाया कि भाई का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए मुझे अंधा बनना पड़ेगा। इसीलिए मैंने राशिद से झूठ बोल दिया। इस झूठ का असर ये हुआ कि मेरी तरफ उसका पूरा ध्यान होने लगा। फिर उसने शादी की और तुम्हें घर पर ले आया। तुम्हें देखते ही मेरी नीयत तुम पर खराब हो गई और मेरा भाई यही समझता रहा कि मैं अंधा हूँ। तुमने भी इस बात पर यकीन कर लिया कि तुम्हारा देवर अंधा है। मुझे तो ये बात पता थी कि मेरा भाई तीसरे चौथे महीने 1 या 2 महीने के लिए अपने ऑफिस में ही रुक जाता है और मैं इस बात का और मौका ढूंढ रहा था कि कब वो जाए और कब मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाऊं। मैं बड़ी लाचार और बेबस होकर ये सब कुछ सुन रही थी और बहुत रो रही थी। लेकिन शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। जब मैंने देवर ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की तभी मेरे शोहर दरवाजे पर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। तभी अपने शोहर को कुछ भी बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने खुद ही अपने कानों से अपने भाई की सारी बातें सुन ली। दरअसल अगले दिन मेरा घर बर्थडे था। मेरे शोहर को ये बात पता थी मेरा बर्थडे आने वाला है, इसलिए मेरे शोहर मुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे और जब वो घर आए तो उन्होंने दरवाज़ा खुला हुआ देखा। उन्होंने अपने भाई की सारी बातें सुन ली। ये सब देखकर मेरे शोहर ने उन्हें बहुत बातें सुनाई। उनसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म करके वो मुझे अपने साथ शहर ले गए। मेरे शोहर ने मुझसे अपने भाई की तरफ से बहुत माफ़ियाँ मांगी। अब मैं अपने शोहर के साथ शहर में ही रहती हूँ और अपने देखने और सुनने वालों से एक गुजारिश करूँगी कि कभी भी अपने घर में अपने जवान जहान बीवी बहन या बेटी को अकेला ना छोड़ें क्योंकि इंसान का दुश्मन शैतान है जो बहुत सारे ख्वाब दिखाकर इसे बहुत से गलत काम करवा जाता है। हर घर में ऐसा नहीं होता लेकिन आजकल इस तरह के वाक़यात अक्सर मिलते हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल उर्दू वॉइस कहानी को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।